आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं हल्ला बोल का ये विशेष एपिसोड जिसमें आज चर्चा सबसे ज्यादा बंगाल की जीत की है। सांसद है ये भी दिल्ली की, आप किस तरह से देख रही हैं बंगाल की जीत को? बंगाल की जीत वास्तव में जो बंगाल के हमारे भाई बहन हैं उनकी लोकतंत्र में आस्था और भयमुक्त वातावरण में विकास के साथ चलने की जीत है। और ये जीत है कि हम किसी से डरते नहीं हैं और बंगाल भारत के साथ चलना चाहता है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी दफ्तर में हम इस वक्त मौजूद हैं। एक बार आपको पूरा नजारा दिखा देते हैं। यहाँ आप देखिएगा कि नारा बदल चुका है। एक वक्त पर जो नारा था जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, आज यहाँ पर नारा लगा हुआ है जहाँ जन्म लिए मुखर्जी वह बंगाल हमारा है। तो कश्मीर से लेकर बंगाल तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक आइडियोलॉजी बीजेपी को उसका आधार देती है, एक राजनीतिक और वैचारिक आधार देती है और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करते हुए आज अंग बंग और कलिंग के अपने सपने को पूरा कर रही है। ममता गई और वहां पर एक तरह से झारमुरी बटनी शुरू हो गई है यहाँ पे भी बीजेपी मुख्यालय में। इसी बीच आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने 50 से ज्यादा वहां पर सभाएं की थी, 15 दिन बंगाल में रहे थे और अमित शाह का पहला बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि बंगाल में बहुत बड़ी जीत है, भय से भरोसे तक। और यही नारा भी बीजेपी का वहां पर था कि जो भय टीएमसी के कार्यकर्ता पैदा करते हैं वहां से भरोसे तक का सफर बीजेपी तय कर रही है। आइए आपको सुना देते हैं पहला बयान उनका क्या है। भय में लोग जीते थे बंगाल में और 200 सीटें अगर आती हुई बीजेपी की दिख रही हैं तो ये साफ बता रहा है कि इस वक्त किस तरह से बंगाल ने भरोसा बीजेपी पर जताया है। जश्न लेकिन दिल्ली में बन रहा है। आइए जल्दी से एक बार आपको दिखा देते हैं। बीजेपी मुख्यालय में है ये पोस्टर और यहाँ से प्रधानमंत्री प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम लोग देखिए उधर भी खड़े हैं जो बीजेपी की खुशी में आज जश्न में शामिल होने आए। एक बार चारों तरफ से दिखा दीजिए और उधर वो स्टेज है, स्टेज आप देख रहे हैं बीजेपी के झंडे हाथ में लिए और वहाँ पर मौजूद है। आप थोड़ा सा पीछे हटे भैया प्लीज। बीजेपी के झंडे हाथ में लिए भारी तादाद में इस वक्त वंदे मातरम की भी धुन यहाँ पर सुने जा सकते हैं। इस पर परिवर्तन की दरकार चाहिए बीजेपी सरकार, जो उनका गाना था बंगाल में वो भी आपको सुनाई देगा। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर बात की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, गिरिराज सिंह यहाँ पर आए, जितिन प्रसाद आए, तमाम नेता आ रहे हैं। उन्होंने चर्चा क्या की है, कैसे बंगाल की जीत वैचारिक रूप से बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत, अंग बंग कलिंग का सपना पूरा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया। बीजेपी की जीत की गंगा वाकई बंगाल तक बह निकली है। सनातन के शंखनाद से, कार्यकर्ताओं के जयनाद से बीजेपी के नेता कह उठे हैं जहां पैदा हुए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। सेकंड फैक्टर है ये पूरा हिंदू के ऊपर जितना अत्याचार किया मालदा मुर्शिदाबाद मोथाबाड़ी से हिंदू ने खत्म कर दिया ममता को। बंगाल में बीजेपी के हिंदुत्व की हुक कुछ ऐसी उठी है कि ममता बनर्जी के कथित सेक्युलर वोटों का तिलिस्म मानो चकनाचूर हो गया। वो कोलकाता किसी जमाने में इंडस्ट्रियल सेंटर होता था, वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1100 करोड़ और मौलवी मदरसे मुअज्जिन के लिए 5713 करोड़, यानी स्वयं उन्होंने दिखाया कि विकास, कानून व्यवस्था ध्वस्त और अब वो मां माटी मानुष से मौलवी मदरसा और मुअज्जिन की तरफ पूरी तरीके से आ गई। और जब वहां के नेता कहने लगे कि भगवान राम तो मुस्लिम थे, साबित करो, तो कोई सयानी घोष ये कहने लगे मोरे हृदय मोरे काबा और नए नए मदीना। फिर जब ममता बनर्जी जी ये कहने लगे कि साहब अगर हमारी सरकार नहीं तो एक कम्युनिटी कुछ सेकंडों में सब कुछ कर देगी, ये सब हम नहीं कर रहे थे। किसने सोचा था कि 2016 में बंगाल में जो बीजेपी सिर्फ हाशिए पर थी, 2021 में चैलेंजर होकर भी मीलों पीछे थी,
वही बीजेपी 2026 में प्रचंड जनादेश से बंगाल में छा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया। तो तृणमूल कांग्रेस अपना जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, वो पूरा कर लिया है। जनता की सरकार बनने जा रहे हैं। खुश हैं, सभी लोग खुश हैं और देश में ऐसा लग रहा है, पूरे बंगाल में ऐसा लग रहा है कि एक नई आजादी की लहर फिर उठी है। चमत्कार होने वाला है। चमत्कार ही हुआ है ये। फॉर्मूला क्या था? मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार है ये। आज पश्चिम बंगाल को आजादी मिल गई और ये पूरी जीत बंगाल की जनता की जीत है, जिन्होंने की माननीय मोदी जी के ऊपर भरोसा किया। बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ 17वें राज्य में पार्टी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होना भर नहीं है। अंग बंग कलिंग के इतिहास का बीजेपी की सफलताओं के साथ एक रूप हो जाना भर नहीं है। पूरब से पश्चिम तक एनडीए के परचम का लहराना भर नहीं है। एक बॉर्डर राज्य में बीजेपी का डबल इंजन फॉर्मूला सच हो जाना भर नहीं है। ये एक परिवर्तन है, ये युग का बदलना है। भारत की सत्ता व्यवस्था में आए बदलाव की अमिट छाप है। भारत का केसरिया मानस कैसे विस्तार कर चुका है, ये उसका प्रमाण है। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आया है, बंगाल में कमल खिल गया। आप सोचिए कि वैचारिक रूप से कितनी बड़ी जीत ये इस वक्त बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर रविशंकर जी एक छोटा सा कमेंट। आइए रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। बंगाल की जीत को, असम की जीत, पुडुचेरी सब अपनी जगह, बंगाल की जीत वैचारिक रूप से कितनी बड़ी? बहुत बड़ी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान, हमारे वो नेता, देश के लिए उन्होंने त्याग किया और आज वहां बीजेपी जीती है। हम क्या कहते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जहां जन्म लिए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। बंगाल हमारा है, वैचारिक रूप से बहुत बड़ी जीत है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे हुआ या धार्मिक ध्रुवीकरण? वो कहते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण पर जीती भी। सब में लीजिए, अहंकार राजनीति में कभी नहीं चलता। ममता जी का अहंकार, गुड गवर्नेंस, अत्याचार, ये सब है। आज बहुत ऐतिहासिक जीत है। थैंक यू सर। आज तक पर पहले आइए सर, एक सेकंड आइए। बड़ी जीत है बंगाल की जीत, किस तरह से? बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई। ये बंगाल के गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, विशेष करके महिला और नौजवानों की विजय है। ये बड़ा अव्यवस्था को उन्होंने अंत किया है। धार्मिक ध्रुवीकरण, अब टीएमसी यही कह रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण या भय से भरोसे तक, लॉ एंड ऑर्डर किस मुद्दे पर? से बाहर आके भरोसा किया है। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम महत्व देते? बंगाल के संसाधनों के ऊपर अधिकार किसका है? बंगालियों का है या रोहिंग्या का? ये मुद्दा था। तो अब घुसपैठियों को हटाने का काम भी तो आ गया, जिम्मा आ गया बीजेपी पर। क्या बड़े फैसले? देखो सुशासन ही बड़ा फैसला होगा। मुख्यमंत्री, बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी। तो धर्मेंद्र हरदीप पुरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। बंगाल की जीत को सर कैसे देख रहे हैं? असम की भी जीत हुई है, पुडुचेरी भी, बट बंगाल की जीत कितनी? बंगाल इज अ स्पेशल केस बिकॉज देखिए वहां पे इतनी पोल वायलेंस होती थी, उतना फियर होता था लोगों के दिमाग में। पीपल नॉट ओनली टर्न्ड आउट, रिकॉर्ड टर्न आउट, बट पीपल हैव वोटेड डिसाइसिवली। सो कांग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी। बड़ी जीत की वजह चलिए तो एक एक करके सभी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और एक एक करके सभी लोगों के लिए बड़ी जीत है ये। आज बीजेपी इस जीत को देखिए, अंग बंग कलिंग का अगर वो सपना देखकर आगे बढ़े हैं तो उस सपने की पूरी कतार में बंगाल सबसे बड़ी जीत उनकी कहलाएगी। इस बीच अमित शाह जो कह रहे हैं वो आइए आपको सुनाते हैं। टीएमसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, सुनिए। ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी
अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए। मैं अमित शाह हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। तो अंग बंग कलिंग का सपना 2014 में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, ये आपने सुना। कैसे बंगाल को लेकर वो एक पूरे रोड मैप के साथ चल रहे थे। पिछली बार अगर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी के साथ आया था, वो 3 से 77 सीटों पर पहुंचे थे। और जो सपना बीजेपी का था, क्या उन्होंने कल्पना की थी इतनी प्रचंड जीत मिलेगी 200 सीटों वाली, वो मिल गई है। और फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि बंगाल में कमल खिल गया, जैसे एक बड़ा सपना बीजेपी का पूरा हो गया। और अगर आपके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी वो जन्मभूमि थी, जहां से ये पूरी विचारधारा आगे बढ़ी, वो बंगाल हमेशा बीजेपी की पकड़ से बाहर रहा, लेकिन आजादी के इतने साल बाद वो पहुंचे हैं। आइए आपको बातचीत कराते हैं। स्मृति ईरानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मृति जी, एक मिनट आइए, एक सेकंड। अच्छा, एक सेकंड आइए ना, एक सेकंड। स्मृति जी हमारे साथ जुड़ रही है। स्मृति जी, बंगाल की जीत, बहुत आपने भी बांग्ला बोला, और क्या बोलेंगे आज बंगाल में? इतना ही कहूंगी कि आज सिद्धांत की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। बंगाल में आज अत्याचार का पतन हुआ है और एक नए सूरज का आगमन हुआ है, जो विकास का सूरज है, नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में नेतृत्व में। एक बांग्ला तो बोलो। এটাই বলতে চাই, এই নির্বাচনে নির্ভীক হয়ে আপনারা বিপুল ভোট দিয়েছেন পশ্চিম বাংলা বিজেপিকে, আপনাদের সবাইকে धन्यवाद জানাতে চাই। बहुत धन्यवाद आपका। स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि मुझे लगता है गृह मंत्री पहले आएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुछ देर में आने वाले हैं। जेपी नड्डा जी, मुझे लग रहा है कि अब जेपी नड्डा जी पहुंचे हैं, और वो भी जीत में एक बतौर अध्यक्ष पहले वो काम करते रहे। इस बार नितिन नवीन है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इस वक्त वो देश में काम कर रहे हैं। बड़ी जीत है ये बंगाल वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं यहीं पर, क्योंकि दिल्ली का पूरा जो इनका कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो यहाँ पर जमा हुआ है आज जीत के लिए, जश्न के लिए। आइए, कुछ देर पहले हमने रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री से बात की है, हमने जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री से बात की है, गिरिराज सिंह भी यहाँ पर आए बातचीत करने के लिए, वो आपको सुना देते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, झालमुड़ी खा रही हैं आप? अभी तो पूरा देश झालमुड़ी खाने के मूड में है। देखिए कैसे उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक मोदी की गारंटी में लोगों का विश्वास दिखता है। अच्छा रेखा गुप्ता जी, ये बताइए कि झालमुड़ी और इसके साथ, क्योंकि अभी तक बीजेपी का नारा था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और आज लिखा है जहां जन्मे मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। वैचारिक रूप से आप बंगाल की इस जीत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वैचारिक रूप से हमेशा से बंगाल इतना समृद्ध रहा है कि पूरे देश को दिशा देने का काम बंगाल ने किया है। और ये 15 साल का सफर बंगाल का इतना कष्टदायक था। अत्याचार, तानाशाही, भ्रष्टाचार से लिप्त उस बंगाल से मुक्ति पाने के लिए जनता ने इस बार वोट दिया है, और वोट दिया है भविष्य के लिए, बंगाल के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तानाशाही के विरुद्ध। अच्छा, ये बताइए कि अब झालमुड़ी लेकर आप निकल पड़ी हैं, हाथ में अपना झालमुड़ी तो दिखाइए। झालमुड़ी झालमुड़ी का आज मजा ही कुछ और है, आज मिलकर के खाएंगे झालमुड़ी। जितिन प्रसाद जी, आप बंगाल की जीत को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये देखिएगा, ये ऐतिहासिक जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इतिहास में बंगाल की जो जीत हुई है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। आप देखिएगा, तो दिखाता है कि पूरा भारत में अब भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी आंधी चल रही है। व्हाट इज द सेंस, 200 की उम्मीद थी आप लोगों को? देखिए, जो रिपोर्ट्स आई रही थी, हमारे कार्यकर्ता और जो वहाँ जो काम कर रहे थे वो बिल्कुल यही कहते, हम लोगों का जब जाना हुआ तो भारी उत्साह परिवर्तन के लिए, और जो वहाँ इतना विकास के कार्यों में रुकावट आई है, बंगाल पिछड़ गया था, वो जनता में आक्रोश था, वो दिखाई दे रहा है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने। तो इस वक्त गिरिराज जी और जितिन प्रसाद जी दोनों हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, बंगाल की जीत कितनी बड़ी? बंगाल की जीत आप जानती हैं कि तुष्टीकरण की हार हुई और बीजेपी के नीति की जीत हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी आशीर्वाद दे रहे होंगे अरब सागर से गंगा सागर, जो अटल जी ने कहा
उसकी जीत हुई, नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया। धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से जीते या लॉ एंड ऑर्डर, क्या मुद्दा रहा, क्या हुआ? गुंडागर्दी को शांत करना यानी लॉ एंड ऑर्डर और तुष्टीकरण। तो आइए आपको सुधांशु त्रिवेदी जी से एक चर्चा इस पर कर लेते हैं। आज बीजेपी में दफ्तर में मैं मौजूद हूं और एक बार दिखा दीजिए एक बार नजारा इधर का। मतलब ये पूरा स्टेज उधर सामने है और पूरा हुजूम है, क्योंकि असल जो काम करने वाले लोग हैं वो तो कार्यकर्ता ही होते हैं। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आता था, आज वहां पर हम अपनी सरकार बना। नितिन नवीन जी, ताली बजा के अभिनंदन करिए। नितिन नवीन जी, नितिन नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिनके सफल नेतृत्व में आज हम वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप सभी नितिन नवीन जी आ चुके हैं, आप उनका सबका स्वागत करेंगे। नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी लगातार सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी से निवेदन है, नारे लगाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी। भारत माता के, भारत माता के लिए आज अभिनंदन करते हैं अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का, जिनके पदभार संभालते ही जो वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आता था, आज वहां पर हम अपनी सरकार बना। नितिन नवीन जी, ताली बजा के अभिनंदन करिए। नितिन नवीन जी, नितिन नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिनके सफल नेतृत्व में आज हम वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप सभी नितिन नवीन जी आ चुके हैं, सब ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जी, अमित शाह जी, अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, जिनके मार्गदर्शन में अभी हम वेस्ट बंगाल का चुनाव जीत कर आ रहे हैं, हमारे मध्य में हो चुके हैं। बोलो देश के वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाकी विश्वास देखो, इतिहास ही गढ़ता जाए, जाए। मेक इन इंडिया लाए है रोजगार बरसाए, मेक इन इंडिया लाए है रोजगार बरसाए, स्टार्टअप स्टैंडअप लाए, आपको के हुनर जगाए। हमारे मध्य में देश के गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी हमारे मध्य में पहुंच गए। सब ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जी, अमित। उसके बाद हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी का भी आगमन हो चुका है। देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी
मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए पार्टी की तरफ से तमाम कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं। संजय मयूख से लेकर वहां पर तरुण चुग, सभी उनको अंदर ले जाते हुए, और सामने ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम जो इस वक्त मंच के सामने इंतजार कर रहा है। देखिए, गृह मंत्री के नजरिए से अगर इस चुनावी जीत को आप देखिए, 15 दिन तक वो बंगाल में टिके रहे। आरजी कर का मुद्दा उन्होंने तमाम अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अलग अलग जगहों पर कहा था कि आरजी कर का, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, कैसे भय से उनको दूर करके भरोसा उनका जीतना है, इसमें पार्टी का हर कार्यकर्ता लग जाए। 15 दिन में वो रहे और वहां पर हर जोन में, एक तरह से जो 5 जोन में उन्होंने बांटा था, हर जगह उन्होंने रात में भी नाइट स्टे करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी रणनीति देर रात तक वो प्रचार प्रसार के बाद बनाते थे। तो सिर्फ रैलियां नहीं, आप सोचिए कि 30 से ज्यादा उन्होंने रैलियां की, 12 से ज्यादा रोड शोज किए। रोड शोज के साथ साथ उन्होंने कई जगहों पर सभाएं की, और एक रोड शो सोनारपुर जहां पर रूपा गांगुली के लिए रोड शो कर रहे थे, उसमें मैं भी मौजूद थी। और जो हुजूम वहां पर लोगों का दिख रहा था, वो इस बात का प्रमाण था कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में एंट्री ऐसे ही बड़े रूप में हो रही है। और अगर इस जीत पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे दमदार फैक्टर रहा, तो गृह मंत्री अमित शाह का जो वहां पर रणनीति थी, और इसीलिए हम लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का झालमुड़ी से लेकर गंगा जी की में जाना, वो जो पूरा कनेक्ट था, वो भाषा जनता समझी, भरोसा किया उस पर। और दूसरी तरफ जो चाणक्य के रूप में अमित शाह निकले हैं, अंग बंग लिंग के सपने को पूरा करने में उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाएगा, जो वहां पर डटे रहे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद 45 दिन के अंदर ही हम काम शुरू कर देंगे। कैसे हमें सरहदों को, हमें अपने जो बंगाल से जुड़ा हुआ बांग्लादेश का सरहद है, उसको हमें सुनिश्चित करना है कि उसको हम सिक्योर करें और उसको ये करें। सुधांशु जी, यहाँ पर आज पोस्टर्स में लिखा है, जहाँ जन्म लिए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में आपकी सरकार बना। इस जीत के मायने क्या है आपकी नजर में? देखिए, जैसा भी आपने बताया कि पार्टी ऑफिस में लिखा था, जहां जन्म लिए थे जन्म मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वहां से शुरू करके जहां लिए थे जन्म मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। ये इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीती, ये याद दिलाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के रूप में संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के पहले राजनीतिक बलिदानी थे, जो बंगाल की धरती से जाकर कश्मीर में अपना बलिदान दिए। किस लिए? कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहे, यानी राष्ट्र की एकता को एकजुट करने का विचार। और यहां बंगाल में क्या विचार चल रहा था कि बंगाल को उत्तर प्रदेश से लड़ा दो, बंगाल को गुजरात से लड़ा दो, बांग्लादेशियों का साथ ले लो। यानी कहां राष्ट्रीय एकता का उदात्त विचार जिसके प्रतीक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कहां राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की कीमत पर सत्ता को पाने का विचार। मुझे लगता है चूंकि यह विचार परास्त हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की उस विचारधारा को आज बंग भूमि में जो राष्ट्रवाद की तरंग उठी है, और तरंग से जो ज्वार और ज्वार से जो सुनामी उठी है, उसने वास्तविक अर्थों में सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और जैसा कि अभी आपने अनेक बार दिखाया गया कि अब गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और राष्ट्रवाद की धारा दिख रही है। परंतु मैं पहले भी ये कह चुका हूं और पुनः रिपीट कर रहा हूं कि ये जो भागीरथ आई है, ये इतना आसान नहीं था कि इसके लिए जो भागीरथ प्रयत्न करना पड़ा। 2014 का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो पहले ही बात बैठक की, उस समय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बताया था कि 2014 जीतने के बाद इस बात की खुशी नहीं मनाई जा रही थी कि 282 हो गए। यह विचार किया जा रहा था कि 2019 ऑनवर्ड्स हम किन किन राज्यों में बीजेपी को मजबूत कर सकते हैं, और उसमें उड़ीसा और बंगाल। उसी समय तय किया गया कि दूरदृष्टि के साथ मेहनत करनी है। अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे, जनरल सेक्रेटरी थे, और यूपी में 73 सीटें आ चुकी थी, उन्होंने कहा था अगला लक्ष्य बंगाल। तो 12 वर्षों की दूरदृष्टि के साथ सतत परिश्रम और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान, संगठन का संघर्ष, और जो हमने केंद्र में हमारी सरकार। हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे प्रवेश जी, बंगाल की जीत को कैसे देख रहे हैं? विश्वास नहीं हो रहा, मगर हमारे कार्यकर्ताओं की खुशी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। मैं जानता हूं कि पिछले चुनाव में हार के बाद में हमारे कार्यकर्ताओं को कितनी कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
वहां पे उनको मारा गया, पीटा गया। आज वही कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कमाल है, हमारे गृह मंत्री जी का कमाल है कि आज हमको ये दिन को देखना पड़ रहा है। दिल्ली की जीत और ये बंगाल की जीत जो आप देख रहे हैं, कैसे कंपेयर कर? बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका। प्रवेश वर्मा यहाँ पर थे। सुधांशु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हलचल यहाँ काफी तेज हो गई है। मुझे लगता है 6:30 के आसपास बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे। जैसे ही वो पहुंचते हैं हम सीधे आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे। सुधांशु जी, आपकी बात मैंने बीच में टोक दी थी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए मैं बता रहा हूं, एक और चीज है, केरल में यूडीएफ जीता है, मगर उसके साथ आखिरी कम्युनिस्ट सरकार इस देश से चली गई। ये बंगाल वो राज्य था जहां 2011 तक अगर चाइना के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या कम्युनिस्ट रूल में थी तो वो पश्चिम बंगाल में थी। आज यहां भी नहीं। और इसे संयोग मानिए अंजना जी कि कल 5 मई है, कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। तो कार्ल मार्क्स की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कम्युनिस्ट पार्टी का भारत की राजनीति से पूरी तरीके से श्रद्धांजलि, तर्पण, अर्पण, परिमार्जन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मगर मैं पुनः यह भी कहना चाहता हूं कि हमें इस बात पे बहुत खुश नहीं रहना है, बल्कि सावधान भी रहना है। अब ये अर्बन नक्सल, अल्ट्रा लेफ्ट वाले अगर राजनीतिक लड़ाई हार गए हैं तो अब आप देखिएगा ये भारतीय समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से भारत में प्रांतों की लड़ाई, भाषा की लड़ाई, जात की लड़ाई करवाने का यह प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में भारत के हर नागरिक को इस विषय पर भी बहुत सजग रहना है। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आज आपको लगता है आत्ममंथन करने की जरूरत है? ये सच है कि ममता बनर्जी ने मेहनत बहुत की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें बीजेपी की फिलहाल जीत पर इस वक्त जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि ये जीत ऐतिहासिक है। तो जेपी नड्डा भी देखिए इससे पहले अध्यक्ष के तौर पर और इस बार बंगाल में जीत पर जेपी नड्डा का बयान आया है। उन्होंने इस जीत को बहुत बड़ा बताया है, ऐतिहासिक बताया है। आस्था का उदय, बंगाल की जीत टीएमसी के भ्रष्टाचार और अराजकता की हार हुई है, ऐसा जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे हैं। तो आस्था का उदय, बंगाल में ऐतिहासिक विजय, ये जेपी नड्डा अपनी तरफ से इस पर बयान दे रहे हैं। पुरोहित जी, जल्दी से कमेंट आपसे लेती हूँ क्योंकि कुछ ही देर में पीएम कर रहे हैं। आज अगर आप ये देखिएगा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, तो ये ऐसा नहीं है कि ममता दीदी ने बहुत मेहनत नहीं की। आशुतोष जी, मैं आपसे एक कमेंट इस पर ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने मेहनत नहीं की, लेकिन एक बात तय थी कि वो जिस पॉलिटिक्स पर जा रही थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत कर रहा था। वहां पर इस बात को वो समझ नहीं पा रही थी। वो जिस तरह के पॉलिटिक्स या जिस तरह का शासन इस वक्त दे रही थी वो बीजेपी को वहां पर मजबूत कर रहा था, तभी तो 77 से वो 200 तक पहुंच गए आज। आशुतोष जी, देखिए अंजना जी, महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर ये है कि जो शायद ममता बनर्जी नहीं समझ पाई कि 2019, 2021, 2024 इन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40%, 38%, 39% वोट था। यानी इसका मतलब था कि जो बीजेपी का वोट था वो कंसोलिडेटेड था और उसमें जरा भी दरार नहीं पड़ी, तो नीचे नहीं जा रहा था। जब ऐसी स्थिति पहुंच जाती, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 40% वोट पर अगर खड़ी हो तो उसके लिए सत्ता पर और सत्ता को रिप्लेस करना थोड़ा आसान होता है। ऐसा नहीं था कि 20% से आगे उसको बढ़ना था। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का पोल मैनेजमेंट किया और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कोर्स करेक्शन नहीं किया, क्योंकि ये जो आरोप था सिंडिकेट का आरोप था या साथ ही साथ जो महिला सुरक्षा का सवाल था, और बीजेपी ने कम से कम 2 ऐसे मुद्दों को, चाहे वो संदेश खाली का सवाल हो या फिर आरजीकर का सवाल हो, पूरी तरीके से उस पर एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जिसकी वजह से न केवल बंगाल के अंदर बल्कि बंगाल के बाहर भी ये परसेप्शन बना कि महिलाएं जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर सुरक्षित नहीं है, जबकि हकीकत कुछ और थी। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां रेप की संख्या ज्यादा। आशुतोष जी, एक बार आपको टोक रही हूं, एक बार खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की है, राहुल गांधी ने बात की है एमके स्टालिन से। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर बात करने से क्या होगा? सवाल यही है ना कि ममता बनर्जी पर प्रहार किया था ना राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रही है उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। अगर मिलकर लड़ते तो क्या बंगाल में बीजेपी को टक्कर दे सकते थे? कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक तरफ वोट टीएमसी को जा रहा था और ये बताते हुए
कि इस वक्त खबर ये आ रही है राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से और साथ ही एमके स्टालिन पर क्या अब बीजेपी पर और भी प्रहार होगा, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बढ़ चढ़ कर राहुल गांधी उठाते रहे हैं और क्या इसी के लिए वो सहयोग मांगेंगे इन तमाम जगहों पर। लेकिन केरलम से अच्छी खबर यूडीएफ के लिए आती हुई दिख रही है और राहुल गांधी ने एमके स्टालिन जो कि आउटगोइंग अब चीफ मिनिस्टर हो गए तमिलनाडु के, वहां पर उन्होंने बात की है और ममता बनर्जी से उन्होंने पश्चिम बंगाल में बात की है। सुरक्षा के इंतजाम इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अब किसी भी क्षण प्रधानमंत्री आ सकते हैं। एक बार बीजेपी के जो ये झंडे यहाँ पर लहराए जा रहे हैं वो दिखा दीजिए, क्योंकि इससे आप समझेंगे किस तरह का जोश है और किस तरह का उत्साह इस वक्त दिख रहा है। मतलब अलग अलग चेहरे, अलग अलग पेंटिंग करके और हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो जोश यहाँ कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। इधर प्लाकार्ड भी उन्होंने लिया हुआ है, दिखा दीजिए। इधर भी प्लाकार्ड प्रधानमंत्री का लिया हुआ, प्रधानमंत्री का लेकर आए, प्रधानमंत्री को लेके आए। किसको जीत का श्रेय दे रहे हैं हम पब्लिक को दे रहे हैं, बंगाल की पब्लिक को दे रहे हैं सर जीत की। पब्लिक को दे रहे हैं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? बहुत देर से आप खड़ी हैं। मैं सोच रही हूँ कि हमारी बीजेपी आ गई बंगाल में और ममता जी का खेला खत्म हो गया। ममता जी का खेला खत्म हो गया। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है सुधांशु जी, क्योंकि बीजेपी कह रही थी खेला होबे। पिछली बार ये गाना सबसे ज्यादा बंगाल में गूंजा था। बीजेपी कह रही थी, बीजेपी क्या क्या पिछली बार उसने ड्रामा करा था, पैर में चोट लगा के झूठा आरोप करके खेला खेल गई थी। इस बार खेला फेल हो गया। पिछली बार ड्रामा किया था, पैर पे चोट लगा के उसने जो ड्रामा किया था। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आप समझ सकते हैं ये क्या कहेंगे, लेकिन उनको चोट लगी थी और उनका प्लास्टर हुआ था, उसका ये लोग जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग इसको सत्य की जीत बता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यही दिलचस्प है सुधांशु जी, खेला होबे से खेला शेष है करते हुए बीजेपी आगे बढ़ी और इस बार मतलब अब तो 205 का नंबर दिख रहा है। ये आप लोगों ने भी कल्पना की थी क्या इसकी, सुधांशु जी? जी निश्चित रूप से जिस प्रकार का जनादेश दिख रहा है, हम लोगों ने जो सोचा था उससे लगता है थोड़ा बेहतर ही होकर आ रहा है। 2/3 बहुमत हम लोग विचार कर रहे थे और डबल सेंचुरी लगी है पश्चिम बंगाल में और सेंचुरी लगभग हम पहुंच रहे हैं आसाम में। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। और यह भी समझिए कि एक प्रकार से खेला तो बहुत खतरनाक खेला जा रहा था इस पूर्वोत्तर और पूर्व के इस पूरे हिस्से में, और एक ऐतिहासिक परिवर्तन है अंजना जी। इस पे 30 साल राज किया कांग्रेस ने, 34 साल राज किया कम्युनिस्टों ने और 15 साल राज किया तृणमूल ने। यानी ये जो विदेशी प्रभाव वाली पार्टियां थी, कम्युनिस्ट ओरिजिनली विदेश की पार्टी, और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जो कांग्रेस गोत्र की पार्टी थी, मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रवाद के दोनों स्वर वंदे मातरम और जनगण मन देने वाली बंग भूमि से पहली बार एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ रही है जिसके ऊपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है, न विचार में, न व्यवहार में, न प्रेरणा में, न कार्यशैली में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दिल्ली 2014 क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैवलकेड मुझे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है सुधांशु जी आपको रोक रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैवलकेड आता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री 6:30 बजे का वक्त दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भारी सुरक्षा के इंतजाम है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री इस वक्त पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं कुछ ही देर में मुझे लगता है। और आप बता भी रहे थे कि कैसे सुधांशु जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां कई बार गए, वहां पर उन्होंने भी काफी प्रचार किया, अलग अलग जगहों पर रैलियां की, रोड शोज किए और लोगों से एक संपर्क साधा। जिस तरह की पहल, जिस तरह की कोशिश बीजेपी ने, जिस तरह की ताकत बंगाल में इस बार झोंकी है, हालांकि पिछले बार से ही अगर आप देखिए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन था 3 से 77 पर पहुंचना। और फिर सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, दिखाइए सुधांशु जी, जल्दी से बताइए। देखिए मैंने अभी आपको उल्लेख किया था कि राजनाथ सिंह जी ने 2014 में ये बताया था कि मोदी जी ने उसी समय विचार कर लिया था और जो संघर्ष किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, तो हम तो उस विचार को मानते हैं जहां हम कहीं माने ही नहीं जाते थे। असम में 2011 में हमारी 3-4 सीटें थी और वहां दोनों राज्यों में हमारी सरकार ये दर्शाता है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो।
तो प्रतिकूल धाराओं में किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया युग, नया इतिहास और भारत की राजनीति में नया युगांतर स्थापित कर दिया है। और अब हम कह सकते हैं, किसी जमाने में जिसको उत्तर भारत की पार्टी कहते थे, आज पूर्व में भी हम हैं। केरल में भले ही हमारी सरकार नहीं बनी है, तिरुवनंतपुरम में इस बार हमने सरकार बनाई है और अगली बार आप देखिएगा केरल में महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर आएगा। क्योंकि इस बार पक्का समझ लीजिए, जो यूडीएफ की सरकार बनी है इसमें ड्राइविंग फोर्स में मुस्लिम लीग होगी और ये वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना द्वारा बनाई गई थी। आज कांग्रेस उसके साथ मिलकर सरकार चलाएगी और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं क्योंकि इस ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। तो यही चेहरा बदलकर मुस्लिम लीग आई है और आप देखिएगा, हमें इस बात की आशंका है कि कहीं केरल में भी वही परिस्थितियां ना उत्पन्न हो जो बंगाल में हमें देखने को मिली थी। सुधांशु जी, ठीक है, सुधांशु जी जल्दी से इस पर एक कमेंट मैं आशुतोष जी का लेना चाहती हूँ। ये सवाल आज आशुतोष जी पूछा जाना चाहिए कि क्या विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को अपने विस्तार की जमीन तैयार मिल रही है। अब देखिए, वो इंडियन जो मुस्लिम लीग है उसकी चर्चा कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब केरल पर बीजेपी का फोकस शिफ्ट होने वाला है। तो जिस तरह की आइडियोलॉजिकल लड़ाई बीजेपी लड़ती है उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं, और जो मैंने पहले भी कहा था कि ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन वहां पर तैयार करने में मदद की और वही केरल की अब चर्चा उन्होंने शुरू कर दी है। आशुतोष देखिए अंजना जी, मैं थोड़ी देर पहले इसी बात को यहाँ कह रहा था कि दरअसल केरल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर जिस तरीके से वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ और खासतौर केरल के अंदर जिस तरीके से लेफ्ट फ्रंट वहां पे हारी है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक दरवाजा खुलता है। अभी इस पर निर्भर करता है क्या लेफ्ट फ्रंट वहां पर अपने आप को बदलाव की कोशिश करेगी, नए तरीके के नैरेटिव, नए तरीके की लीडरशिप लेकर आएगी, या फिर पश्चिम बंगाल की तरह या त्रिपुरा की तरीके से वो फिर गायब हो जाएगी। क्योंकि इसका मतलब ये है कि केरल के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं विकल्प की तलाश जरूर होगी और अगर लेफ्ट ने अपने आप को नहीं संभाला तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां मौका हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तमिलनाडु के अंदर भी अभी तक की जो पूरी पॉलिटिक्स आजादी के बाद की थी वो द्रविड़ पॉलिटिक्स थी। वहां पे पहली बार द्रविड़ पॉलिटिक्स के अलग हटकर एक शख्स सामने आता है और वो पहली बार चुनाव लड़ता है और फिर वो सत्ता बनाने के करीब पहुंच जाता है। और इसका मतलब यह अगर द्रविड़ पॉलिटिक्स का अस्त होगा या द्रविड़ पॉलिटिक्स अगर कमजोर पड़ रही है तो फिर वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खुलता है। लेकिन इन दोनों जगह पे इस बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी क्या अपने गलतियों से जो लगातार और तमिलनाडु केरल में कर रही है, क्या उससे कुछ सीखने के लिए तैयार है, क्या पेरियार और नारायण गुरु दोनों को लेकर मिक्सर को लेके कुछ नई पॉलिटिक्स कर सकती है, क्या अन्ना दुरई की पॉलिटिक्स में कुछ नया इजाफा कर सकती है। तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा साफ तौर मानना है कि विपक्ष अभी तक अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है। वो तमाम शत्रप जो अपने आप को महान समझते थे। कुछ तस्वीरें आ रही है, वो सुधांशु जी से उस पर भी कमेंट ले लेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए झूमते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ इसी अंदाज में हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बार अपना पूरा चुनावी प्रचार भी असम में किया था। एकदम फ्रंट फुट पर जिसको कहते हैं वो मुद्दा उठा रहे थे। तो ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ इस जीत में जो बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स बीजेपी दफ्तर में लगे हुए हैं, तो उनके रणनीतिकार के तौर पर बंगाल में डटे हुए गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा की तस्वीरें हैं जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जबरदस्त हलचल दिख रही है। सभी आ गए हैं, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आ चुके हैं, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके हैं, यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आ चुकी हैं और पूरा जो एक तरह से दिल्ली का यहाँ पर समझ लीजिए बीजेपी की मुख्यमंत्री से लेकर सभी हैं। एक बार फिर से नजारा आपको जरा दिखा देते हैं, क्योंकि असल जीत कार्यकर्ताओं की होती है। कुलीने संपर्क पंडित शमितम और ज्ञात विचार समय में कोरोना विनश्यति। जो मोदी जी के साथ नहीं होगा या राम के साथ नहीं होगा उसका विनाश निश्चित है, निश्चित है। ये इधर देखिए कि कितने खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश है। और ये देखिए पब्लिक देखिए कितने खुश हो रखे हैं सारे। ये देश की जीत है जो हम बंगाल जीते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितने हर्ष में लोग हैं यहाँ पे। चेहरा तो ज्यादा ही खिला हुआ है, इधर भी इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। वो हिट बहुत ज्यादा
तो चलिए, खुशी इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं, क्योंकि कार्यकर्ता ज्यादातर हालांकि दिल्ली के। आप बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने स्टालिन से बात की है, ममता से बात की है, तो उनके लिए मेरा मैसेज है 4 लाइन में कि तख्त का तुम अब ख्याल भी छोड़ दो, बैठा नहीं खुद से उसे अवाम ने बिठाया है। सुधांशु जी, खाली आप ही क्यों शायरी करेंगे? यहाँ सारे हर कार्यकर्ता शायर हुआ पड़ा है। मैडम, हमें उस दिन कंफर्म हो गया था जिस दिन राहुल गांधी प्रचार में गए थे बंगाल, क्या भाजपा जीत गई है? जिस दिन राहुल गांधी बंगाल प्रचार के लिए रैली किए थे, उसी दिन हम समझ गए थे कि अब स्टार प्रचारक बीजेपी मैदान में आ चुका है। अच्छा, ठीक है। सुधांशु जी, देखिए, अभी आपने जो पूछा था ना कि ये लोग कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो अभी आशुतोष जी का भी विश्लेषण काफी हद तक सही था। मैं कहना चाहता हूं ये पुराने टेम्पलेट पे है। हिंदुओं को जात में लड़ाओ, मुसलमानों को सर पे चढ़ाओ, और उसके बाद हिंदुओं की 1-2 जातियों का मुस्लिम कट्टरपंथियों से, थोक का विक्रेताओं से गठबंधन करके सत्ता पे आ जाओ। अब ये राजनीति पुरानी होती चली जा रही है, तो मुझे लगता है कि उनको अब अपनी राजनीति की धारा बदलने की जरूरत है। जिस कश्ती पे सवार होकर विपक्ष सोच रहा था कि वो बड़ी आसानी से चलता रहेगा, तो जो मैंने पहले बोला था, मैं रिपीट कर देना चाहता हूं वो शेर, कि आज विपक्ष के लिए दिखाई पड़ रहा है कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। और मैं पुनः रिपीट कर दूं, अंजना जी, पिछली बार वो शायद आवाज दब गई थी। आशुतोष जी ने अभी कहा कि लेफ्ट पराभव की तरफ जा रहा है, तो कल कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है और आज उसके जन्मदिन की पूर्व संध्या के ऊपर पूरी तरीके से लेफ्ट हैज बीन टोटली लेफ्ट आउट। मुझे याद आता है बचपन में कक्का जी कहीं सीरियल आता था जिसमें वो कक्का जी, दूरदर्शन पे कक्का जी कहता, अरे भैया तो का देखा तुम समझ गए तो लेफ्टिस्ट है। तो कहीं कैसे भैया? वो कहता पढ़ाई लिखाई लेफ्ट, धंधा पानी लेफ्ट, घर चौबारा लेफ्ट, जब सब कुछ तू लेफ्ट कर दिया तो लेफ्टिस्टे हो गया। तो मुझे लगता है आज वह स्थिति भी आ रही है। परंतु ऑन द सीरियस नोट पर कहना चाहता हूं, अभी भी जो परिस्थितियां इस देश के अंदर हैं, एक बार पुनः प्रयास होगा कि भारत की राष्ट्रवाद की इस शक्ति की उभरती हुई ताकत को किस ढंग से रोका जाए और उसके लिए भाषा, प्रांत और जाति में किस प्रकार से लड़ाया जाए। जो द्रविड़ पॉलिटिक्स की बात आशुतोष जी कह रहे थे कि जब एक तरफ आपका विश्लेषण यह है कि द्रविड़ पॉलिटिक्स ही डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो फिर जो आप कह रहे थे उन चीजों को मुझे लगता है कि अब जो नई पीढ़ी है तमिलनाडु की, वो उस पुरानी चीज में, ये जो 50-60 साल पुराने माइंडसेट में लोग बैठे हुए हैं और राहुल गांधी को जो अल्ट्रा लेफ्ट और अल्ट्रा नक्सल वाले लोग समझा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन सारे लोगों को भी अब समझने की जरूरत है कि ये 20वीं सदी का जो टेम्पलेट है वो इस समय नहीं चलने वाला। आपको ईमानदारी से धरती पर उतरकर मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं एक और बात कह दूं, दीपोत्थून में दीप नहीं जलाने दिया था डीएमके की सरकार ने, और तमिलनाडु की सरकार ने, तमिलनाडु की जनता ने उनकी सरकार का दीप पूरी तरीके से मंद करके बुझाने का कार्य कर दिया है। ठीक है, दिलचस्प है। एक बार अब यहाँ पर गमछा, बिहार में गमछा बड़ा लहराया जाता था, एक बार उधर दिखाइए, वो पीछे वहां सब गमछा लहरा रहे हैं, तो आज वहां पर जूम इन करके दिखाइए। बिहार में आपने देखा था ये गमछा प्रधानमंत्री ने लहराया था, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं बंगाल में, आप इससे पहले बिहार में आपने देखा था कि ये किस तरह से वहां पर जोश में प्रधानमंत्री ने एक बार गमछा लहराया, उसके बाद से वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक जोश आ गया था, और वही आज फिर से यहाँ गमछा लहराया जा रहा है। तो असमिया गमछा भी है, और इसी के साथ बंगाल की भी चर्चा आज सबसे ज्यादा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, शाम का पहर है, यहाँ पर बीजेपी का उदय दिखाता हुआ ये झंडा है उनका, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।